वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ओके, मोलैरिटी डिस्कस किया था और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने उस पर एक लाइव लेक्चर भी लिया था जिसमें बहुत से बच्चों ने उसको, कुछ बच्चों के समझ में आया, कुछ लोगों के नहीं समझ में आया। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे फिर से लेता हूँ और हम इस एग्जांपल से आज के हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारा कि 3 ग्राम CH3COOH, मतलब इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसको हमें क्या निकालना है, इस सॉल्यूशन का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर। इसकी मोलैरिटी निकालनी है और ग्राम पर लीटर में क्या निकालना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको करते समय हम जब जैसे करते हैं कि गिवन में, ओके, हमें गिवन में क्या दिया है, मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है हमको, यहाँ पे 3 ग्राम दिया है। ठीक है, दिया हुआ है। देन सेकंड चीज क्या दी है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आपको क्या दिया है, 100 ml दिया है और हमें जो वॉल्यूम है क्या में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सभी को करना है ये, इसको लीटर में पहले कन्वर्ट कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 लीटर। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहला हम निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन in ग्राम पर लीटर। ओके, ग्राम पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो पहले निकालना है हमें ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ओके, तो ग्राम पर लीटर का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इनका में ग्राम में, और अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन लीटर। ये हमने देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास कितना दिया है आपको, 3 ग्राम दिया है। ओके, ग्राम में चाहिए आपको, ऑलरेडी ग्राम में है। और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन लीटर, लीटर में तो क्या आएगा, 0.1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 0 निकालने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 1। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 30 ग्राम पर लीटर। क्या आ गया, 3030 ग्राम पर लीटर। ये क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर निकालना मतलब होता है मोलैरिटी निकालना, और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोल है उसमें, ये पता होना जरूरी है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। ओके, पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। ये सारा हमारा डिस्कस हो चुका है। ओके, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, mass of substance in gram. Okay, mass of substance in gram, okay, upon molecular mass. Okay, molecular mass of substance, molecular mass of substance. ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया आपको, 3 दिया है। अब निकालना है आपको मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि कितने यहाँ पे एटम है, वो हर एटम का क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का कितना है, एटॉमिक मास 12 है, 12। एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास क्या है, 12 है। तो कार्बन CH3COOH इस सबका लेना पड़ेगा। तो कार्बन का कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है।
तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें 3 लेना पड़ेगा। कार्बन है, अगेन कार्बन का कितना आता है 12 आता है, ऑक्सीजन का कितना आता है 16 है, दूसरा ऑक्सीजन का अगेन 16 और हाइड्रोजन का 1। इन सब की क्या करनी पड़ेगी हमें एडिशन करनी पड़ेगी। ओके 12 15 और 1 कितना हो गया 16 और 3 टाइम्स 16 मतलब 48 और 8 कितना हो गया टोटल हो गया 60 3/60 मतलब क्या हो गया 1/20। ओके 1 क्या हो जाएगा 20 और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा 0.05 मोल। ये हो गए इसके क्या हो गए नंबर ऑफ मोल हो गए। अब हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए तो क्या निकाल पाएंगे हम concentration of solution in mole per liter, ठीक है। तो मोल कितने दिए हमको नंबर ऑफ मोल्स, क्या उसका क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ओके नंबर ऑफ मोल है आपके, ये मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल का कितने आपके 0.05 ओके अपॉन और आपके लीटर वॉल्यूम कितना है आपका 0.1 ठीक है। तो क्या करके इसको 10 से मल्टीप्लाई करें इसको 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 0.1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा ये आएगा 0.5 अपॉन 1। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो आपको आसान से समझना है क्या निकलना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर तो सीधा है, पहले यहाँ पे जो ml है उसका कन्वर्शन करना है लीटर में और ये ग्राम में चाहिए, अगर केजी में है तो उसको ग्राम में आप कन्वर्ट करवा लेना, सेंटीग्राम में जो भी है उसको ग्राम में चाहिए हमें प्योरली ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर का सीधा फॉर्मूला है ओके। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ जब हमें मोल पर लीटर निकालना है तो वहां पे नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ता है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है ये ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस ओके। ग्राम में हमारे पास दिया है और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या एटम है उसका एटॉमिक मास कंबाइन करके हम उसका आंसर निकालेंगे ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एक हो गया अभी आपको आना चाहिए, इसको देखो इसके पहले भी हमने 5-6 प्रॉब्लम लिए हुए हैं ठीक है। तो अब ये हो गया ये उनके बाद एक सवाल आया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन का ओके वो कैसे पता चले, वो तो ये निकालने का हो गया उसका हम तो ये तो हो गया कैलकुलेशन के बारे में, लेकिन उस जो कोई सॉल्यूशन है तो उसको हम कैसे पता चले कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो उसको कैसे काउंट करें। कि जब ये बात चली तो एक डैनिश साइंटिस्ट थे ओके, डच के एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन ओके, डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन, तब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया पीएच स्केल का, कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने पीएच स्केल का। आपको पीएच स्केल समझना है क्योंकि इस पे आपको शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, व्हाट इज मीन बाय पीएच स्केल ठीक है। तो पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें किसने दिया है, डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन ने दिया है। तो इसमें क्या मतलब होता है, P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पोटेंस ओके, और ये जर्मन वर्ड है पोटेंस जिसका मीनिंग होता है पावर, इसका मीनिंग क्या होता है पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें काउंट करते हैं किसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को, काउंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को।
कि किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं। ओके, हाइड्रोजन आयन कितने हैं उस पर डिपेंड रहेगा उसका पीएच, उस पर क्या डिपेंड रहेगा उसका पीएच। तो पीएच का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसा भी उसको कहा जाता है। तो पीएच स्केल क्या है, ये पीएच स्केल क्या है। ओके, पीएच स्केल के बारे में अगर आपको लिखने को आया तो पीएच स्केल क्या है, उसको हम लिखेंगे दिस इज द स्केल, दिस इज द स्केल, दिस इज द स्केल टू मेजर what, measure the concentration of, measure the concentration of the solution। ओके, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है कि जो किसके लिए यूज की जाती है, टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए क्या यूज की जाती है, पीएच स्केल यूज की जाती है। तो बस पीएच स्केल होती क्या है, ठीक है, और कैसी होती है, देखो इसको समझ करते हैं पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 to 14 तक क्या होता है कि उसमें नंबर्स होते हैं। 0 to 14 तक क्या होता है, नंबर होते हैं। बीच में एक नंबर होता है 7, यहाँ पे एक नंबर होता है 0 और यहाँ पे एक नंबर होता है 40। यहाँ पे नंबर क्या होता है, 40 होता है। तो 0 to 6 के बीच में कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और ये पे क्या आएगा, 7 आएगा। इसमें इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है, मैंने नहीं किया। यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा। तो इंग्लिश में ये क्या होती है, स्केल होती है इस तरह, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें सीधा सीधा ये है कि जब कोई भी सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 7 है, ओके, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू ओके, पीएच स्केल पे अगर किसी की सब्सटेंस की पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, तो उसको कहा जाता है इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। वो क्या है, न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, क्या है, न्यूट्रल है। 0 to 7, ओके, 0 to 7 के बीच में, 0 to 7 के बीच में जितने भी सब्सटेंस है, ओके, 0 to 7 के बीच में जितने भी सब्सटेंस है वो सारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसिडिक। मतलब जिन सब्सटेंस का पीएच 0 to 7 के बीच में है, जिन सब्सटेंस का पीएच कितना है, 0 to 7 के बीच में, वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक सब्सटेंस कहलाएंगे। और जिन सब्सटेंस का पीएच 7 to 14 के बीच में है, वो सारे कौन से सब्सटेंस कहलाएंगे, वो सारे बेसिक सब्सटेंस कहलाएंगे या फिर अल्कलीस कहलाएंगे। ओके, तो 0 to 7 क्या हो गया, एसिडिक, 7 to 14 क्या हो गया, बेसिक, और 7 अगर है तो क्या रहेगा, न्यूट्रल। 7 क्या होगा, न्यूट्रल। दिस इज द पीएच स्केल, यही क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल का यूज करते हैं हम, उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। ओके, अब कंसंट्रेशन कैसे पता होता है, वी नो दैट वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमने देखा है ना। एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ओके, और एक वीक एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और बेस में भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और क्या होता है, वीक बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग होना और ये वीक होना मतलब क्या है, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, जिसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जिसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कम है, लो है, वो क्या हो गए, वीक एसिड हो गए। देन जिसमें OH आयंस, अभी देखो बेस है तो क्या आएगा, OH आयंस आएगा। जिसमें OH आयंस ज्यादा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसमें OH आयंस कम है वो क्या होगा, वीक बेस होगा।
ठीक है, तो ये सारी बातें हमें किससे पता चलती है, पीएच स्केल से पता चलती है। लेकिन जब पीएच स्केल नहीं था, ओके, जब पीएच स्केल नहीं था तो उसमें कुछ जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो यूज किए जाते थे इसके अलावा। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस अगर न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू लिखी जाती थी 1 × 10⁻⁷ ओके, तो न्यूट्रल सब्सटेंस की वैल्यू क्या लिखी जाती थी 1 × 10⁻⁷। जो सब्सटेंस 0 पे है, एसिडिक है, उसकी वैल्यू क्या लिखी जाती थी 1 × 10⁻�0। ये 0 है तो क्या आएगा 0, 7 है तो क्या आएगा 7, और यहाँ पे 14 पे अगर कोई सब्सटेंस है तो जो कि पूरा बेसिक है तो 10 × 10⁻⁴ इसको न्यूमेरिकल में प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, न्यूट्रल है तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी इतनी आएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर किसी भी पावर का किसी भी इसका पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। इन दिस वे ये क्या आएगा 1। इसका मतलब है कि जिस अगर हमने 1 अगर किसी का pH 1 है, ओके, जैसे कि अगर किसी का pH 1 है, किसी एसिड का pH जैसे HCl, इसका pH कितना है, इसका pH है 1 या फिर 0, सर 0 pH है मतलब उसकी वो क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग है, ओके। और जो NaOH है इसका pH कितना है 14 है, 14 है, ये क्या है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सबसे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, या यहाँ पे आएगा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अब कुछ सब्सटेंस है हमारे बुक में एक लिस्ट दी है तो उसमें से कुछ हमें एग्जांपल पूछते हैं कि भाई इसका pH क्या है, जैसे कि लेमन जूस, लेमन जूस क्या है, इट इज एसिड और उसका pH क्या है 2.5, इसका pH क्या है 2.5 है। विनेगर मतलब उसको ही हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल देखा है ना CH3COOH वाला, इसका pH है 3, इसका pH क्या है 3। यूरिन का pH है 6, ओके, यूरिन का pH क्या है 6 है, ठीक है। और हमारे जो ब्लड है, ओके, ये हो गया एसिडिक, ये सारे क्या है एसिड है, इसका इसको छोड़कर अगर हम देखा जाए तो ये सारे क्या है एसिडिक है, ये एसिडिक है, लेमन जूस भी एसिडिक है क्योंकि लेमन 7 है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। प्योर वाटर अगर हम लेते हैं, प्योर वाटर इसका pH है 7, मतलब प्योर वाटर क्या है न्यूट्रल, प्योर वाटर क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। और शुगर सॉल्यूशन में अगर हम लेते हैं तो उसका भी pH क्या आएगा 7 आएगा, मतलब ये दोनों का कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये न्यूट्रल वाले कैटेगरी में आएंगे। अब हमारे जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड, इसका pH है 7.4, ओके, मतलब 7 है न्यूट्रल लेकिन 7 के आगे है, मतलब हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या है बेसिक इन नेचर है, क्या है बेसिक इन नेचर, हमारा ह्यूमन ब्लड है क्या है बेसिक इन नेचर है, ठीक है। देन लाइम वाटर, ओके, चूना बोलते हैं ना हमको, चूना मिक्सिंग वाटर, उसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसका pH है 11, मतलब ये क्या है बेस है, ओके। और NaOH जिसका हमने डिस्कस किया अभी, इसका pH कितना है 14 है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे मैथ्स में पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेमन जूस, विनेगर, यूरिन, ये सब क्या है एसिडिक है, और जो ब्लड है लाइम वाटर है और NaOH ये क्या है बेसिक है। और न्यूट्रल में कौन आता है शुगर सॉल्यूशन और प्योर वाटर, ये क्या है न्यूट्रल है। तो ये हमने अभी बात किया। अभी क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं तो हमें अभी समझ में आया है कि pH स्केल क्या है, pH स्केल भी कहां से नंबर है 0 to 14 तक नंबर है। अगर 0 to 7 तक किसी का pH आता है, बीच में अगर किसी का pH आता है तो एसिडिक हो गया, ओके। ये 1 2 3 तक अगर किसी का pH आता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड हो गया। 4 5 6 और 6 के आगे थोड़ा सा आता है 7 तक तो क्या हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा, ओके। ये कहा 7 में जितना पास उसका pH आएगा एसिड का तो वो क्या कहलाएगा वीक, 0 के पास जितना ज्यादा जाएगा उसको क्या कहलाएगा स्ट्रांग कहलाएगा,
वैसे ही 14 के बाद जिसका 14 या 14 के आसपास होगा पीएच वो ज्यादा बेसिक, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा, और जो 7 के आसपास रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, वीक बेस कहा जाएगा। इस तरह पीएच स्केल पे क्या होता है, ये पूरा डिवाइड होता है एसिडिक, बेसिक और बीच में आपको क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये पीएच स्केल जो डायनेमिक साइंटिस्ट किसने दिया था, सोरेन सेन ने हमको दिया था। ओके, और न्यूमेरिकल वैल्यू में देखा जाए तो क्या है, न्यूट्रल की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/72 10 पावर -7, इसकी क्या है 1/10 पावर, इसका भी 7 पावर 7। ओके, और इसका सॉरी 7 नहीं है 1 है, और ये 1 है। ओके, तो 14 आएगा। तो इन दिस वे ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी उसका हो गया। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट करते थे, अभी टाइम में कर रहे हैं काउंट में पीएच स्केल में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर तो आपको पता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब है कि उसका जो कलर रहता है वो क्या रहेगा, जब एसिड में मिलाएंगे तो फिक्स कलर देगा, और बेस में मिलाएंगे तो फिक्स कलर देगा। मतलब जैसे अगर हमने एक पेपर ले लिया, लिटमस पेपर, ओके, उस पे पूरी एक स्ट्रिप बनानी है, ऐसे 14 इसकी स्ट्रिप बनानी है। ठीक है, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रिप बनाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इस तरह डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे कि अगर ये कलर दिया जाए तो एकदम डार्क रेड कलर होता है, यहाँ पे डार्क रेड कलर, ओके, ज्यादा रेड, ये थोड़ा सा कम रेड, ओके, लो रेड बोलेंगे इसको हम। ओके, ये थोड़ा सा पिंक वाला कलर, ओके, ये थोड़ा सा पिंक वाला कलर। 7 वाला जो होता है वो ग्रीन होता है, ओके, ग्रीन होता है। ओके, यहाँ पे अगर जाए तो ये वॉयलेट कलर का होता है, एकदम डार्क वॉयलेट कलर। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, 6 वाला देखा जाए तो येलो कलर होता है, कौन सा, येलो कलर। तो मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जो 2-3 इंडिकेटर से बनाया जाता है। वो अगर आप एसिड में डाल दिए, सपोज आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, एक एसिड में डाल दिया, और आपने देखा कि वो क्या हो रहा है, डार्क रेड कलर दे रहा है। डार्क रेड कलर दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको डार्क रेड कलर है, मतलब उसका पीएच कितना है, 1 है। मतलब उसके कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसका पीएच कितना है। अगर वो डार्क रेड कलर देता है तो हम मान लेंगे कि उसका पीएच क्या है, 1 है। तो वो थोड़ा सा लो रेड कलर दे रहा है, थोड़ा सा, हम मानेंगे उसका पीएच क्या है, 2 है। वो पिंक कलर दे रहा है, ओके, वो जो सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, वो पिंक कलर अगर दे रहा है इंडिकेटर डालने के बाद, वो उसको क्या बोलेंगे, उसका पीएच कितना है, 3 है। अगर इंडिकेटर डालने के बाद अगर वो उसका जो कलर है वो येलो बन रहा है तो उसका पीएच हम मानेंगे कितना है, 6 है। ओके, प्योर वाटर ले लिया, उसमें हमने इंडिकेटर डाल दिया, तो अगर वो ग्रीन कलर दे रहा है, ओके, ग्रीन कलर देगा। ग्रीन कलर देगा मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। ग्रीन कलर देगा तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। अगर हमने कोई एक सॉल्यूशन ले लिया NaOH का और इसमें हमने वो यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया, अगर वो डार्क वॉयलेट कलर दे रहा है तो हम मान लेंगे कि उसका पीएच कितना है, 14 है, और वो सब्सटेंस क्या है, इट इज अ बेसिक इन नेचर। आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम वो दिया है कि डिफरेंट कलर से हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसका पीएच कितना होगा। ओके, उसका पीएच कितना है, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 है, तो 7 आया तो कलर दूसरा हो जाएगा, 6 तक आएगा तो डिफरेंट कलर हमें दिए हैं। वैसे ही 8 to 14 तक क्या हो गया, कलर चेंज हो गई। यहाँ पे
थोड़ा सा कम वॉयलेट आ गया तो उसका पीएच लेवल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा हमें उस सब्सटेंस का एक बूंद भी अगर हम लेंगे और उसमें हमारा इंडिकेटर डाल देंगे तो हमें बिना कुछ किए बिना कोई कैलकुलेशन किए उसका क्या पता चल जाएगा, उसका पीएच पता चल जाएगा कि भाई इसका पीएच इतना है। तो पीएच से हमें क्या पता चल जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो एसिडिक उसमें H पॉजिटिव आयन है कि OH नेगेटिव आयन है, ये हमें पता चलेगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग, इसका कॉन्सेंट्रेशन है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये हम कैसे पता कर पाएंगे, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे और वो कौन सा कलर देता है वो देख लेंगे। अगर वो एसिडिक है तो उसको देख लेंगे भाई कौन सा कलर दे रहा है, हाँ येलो कलर अगर दे रहा है तो उसका पीएच कितना है 6 है, पीएच 6 है मतलब ये 7 के पास है, इसका मतलब ये क्या है, ये वीक एसिड है। ठीक है, दूसरा हमने कोई ले लिया, ओके ब्लड ले लिया तो कितना बताएगा 7.4, 7 के आगे बता रहा है मतलब 8 में बताएगा, जो भी कलर है वो कलर चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या है बेस में है और कैसा है वीक बेस है। ओके NaOH का सॉल्यूशन ले लिया, एकदम वायलेट कलर दे देगा उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के, तो हमें उसका पीएच पता चल जाएगा कितना है भाई 14 है और क्या है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दिस वे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं और पीएच के लिए इस तरह इसको यूज करते हैं। ओके तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स आती है। ठीक है।